हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का रिवीजन। तो ये रिवीजन है चैप्टर 2 का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम जिस तरीके से आपने 12th का रिवीजन स्टार्ट किया है आप हमारा भी करवा दीजिए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियोज़ मैंने बनाना स्टार्ट करी हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्जाम से पहले जो आपके 4 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उन चारों पर आपको वीडियोज़ मिल जाए। तो हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले आपको चैप्टर का नाम समझना होता है। तो इस चैप्टर का नाम आखिर ये क्यों दिया गया है, जबकि हमें इसमें एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है या एक सभ्यता के बारे में पढ़ना है जिसको बोला जाता है मेसोपोटामिया। जिन्होंने ये पहली बार नाम सुना है उनको मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया भी एक इसी तरीके की सभ्यता या सिविलाइजेशन थी जिस तरीके की इंडिया में हड़प्पा सभ्यता थी। तो सभ्यता उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर वहाँ का सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया हो कि हम उन लोगों को बोल सकें कि हाँ ये विकसित हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की या लेखन की भी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो टाइम था ये एक सभ्यता का था। तो ऐसे ही जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर हमें बहुत सारे विकास या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोला गया है कि मेसोपोटामिया क्या था, मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। अब इस सभ्यता का जो नाम है, आखिर वो मेसोपोटामिया क्यों पड़ा? मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, जिसमें मेसो का अर्थ होता है मध्य यानी कि बीच में, और पोटामस का मीनिंग होता है नदी से मिलकर बना। तो अब देखिए, ये मेसोपोटामिया एक सभ्यता जो कि आज के इराक में है। इराक का नाम सबने सुना होगा, इंडिया है, उसके बराबर में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर ईरान, इराक है। तो आप मैप पर देख सकते हैं, इराक है इस तरफ। तो इराक में क्या हुआ, दो नदी बहती थी, एक का नाम था दजला और एक का था फरात। मैं लिख देती हूँ, दजला एंड फरात। तो इन दो नदियों के बीच में क्या हुआ, क्योंकि ये जो इराक वाला एरिया था बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी एरिया था। तो जब यहाँ पर ये दो नदियाँ मिली तो लोगों को यहाँ पर बसने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उन्हें फिर पानी का एक सोर्स मिल गया। तो दजला और फरात के आसपास लोग बसने लग गए, इधर इधर इधर। इसके बीच में ही क्या हुआ, इसके बीच वाला जो दो नदियों के बीच वाला जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल होता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, लोग यहाँ पर बसने लग गए थे, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे फिर खेती की भी शुरुआत कर दी। और जब खेती की शुरुआत हुई फिर व्यापार हुआ, वहाँ पर लिखाई पढ़ाई की शुरुआत हुई, और इसी तरीके से मेसोपोटामिया बन गया एक सभ्यता। अब इसको मेसोपोटामिया क्यों बोला गया है, क्योंकि ये दो नदियों के बीच का एरिया है, दो नदियों के बीच का एक उपजाऊ या फर्टाइल एरिया है, इसीलिए सभ्यता का नाम क्या है, मेसोपोटामिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये मेसोपोटामिया है क्या। और इस चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन क्यों है, क्योंकि मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले लेखन कला की यानी लिखाई की, जो आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी। और वहीं पर शहरी जीवन यानी लोग गाँव में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित हुई तो लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया। ओके, अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अब चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो रिवीजन पॉइंट्स हैं, या तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से पहले देखने हैं, कि ताकि आपको समझ आ जाए कि चैप्टर में आखिर क्या बैकग्राउंड है, क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद रिवीजन के टाइम इनको यूज़ करना है। बट ये रिवीजन नोट्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी स्किप कर देंगे। एनसीईआरटी इज़ मस्ट। एनसीईआरटी क्या है आपका, मैं हमेशा बोलती हूँ, जेम है, खजाना है, उसको स्किप नहीं करना है। तो आप ये रिवीजन भी देखिए। रिवीजन मैं इस तरीके का बना रही हूँ कि आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ ब्रेक टाइम में हैं, तो आप ईयरफोन्स लगाएं और अपना 10-12 मिनट में चैप्टर को पूरा रिवाइज करें। ठीक है, तो इसका मकसद ये है ताकि आपको जल्दी से एक बार रिवाइज हो जाए चैप्टर, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए होते हैं। सो अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमने समझ लिया है कि ये एक उपजाऊ क्षेत्र या फर्टाइल एरिया होता है जो दो नदियों के बीच में, और उन दो नदियों का नाम क्या है, दजला और फरात। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता है, ये आज अगर हम देखें वर्ल्ड मैप में तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, इराक गणराज्य में, यानी आज का जो इराक है वहीं पर आज से हज़ारों साल पहले कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। और अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर आपको कैसे पता कि वहाँ पर मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता थी, हमारे पास जानने के लिए इसके कौन से स्रोत हैं। स्रोत मतलब होता है हमारे पास क्या माध्यम है या क्या जरिया है, हम जान सकते हैं उस सभ्यता के बारे में। तो वहाँ की इमारतें हैं, वहाँ की मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, वहाँ की मुद्राएं। ठीक है, मिट्टी की पट्टिकाएँ क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके की होती है। और इस पर लोग क्या करते थे, क्योंकि कॉपीज़ या पेपर तो होता नहीं था, तो लोग मिट्टी की पट्टिका यानी टैबलेट की तरह बना दिया करते थे, और जब वो गीली होती थी हल्की सी तो उसी पर कुछ कुछ नुकीली चीज़ से ऐसे लिख दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो नुकीली चीज़ से लिखा करते थे इस तरीके से, इसलिए इनकी जो स्क्रिप्ट है उसका नाम भी क्या है, क्यूनिफॉर्म। अभी हम आगे देखेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन। जहाँ कहीं भी सभ्यता का विकास होता है वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वहाँ पर लिखना पढ़ना और शहरी जीवन। यानी शहर होगा तभी व्यापार होगा, और जब व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तभी कोई जगह सभ्यता बनती है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर इंडिया की हड़प्पा सभ्यता हो। कुछ चीज़ें हर सभ्यता में कॉमन होती हैं। और क्या किया वहाँ के लोगों ने, वहाँ पर एक समृद्ध साहित्य था। फिर वहाँ पर गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध बातें भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी मेसोपोटामिया में इतने हज़ारों साल पहले वहाँ पर मैथ्स का, खगोल विद्या यानी कि खगोल विद्या का भी डेवलपमेंट हो चुका था, लोगों ने ये चीज़ें पढ़ना भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भाग को, यानी ये जो मेसोपोटामिया है, आप एक बार मैप पर देखिए मेसोपोटामिया को, जो कि मैप आपकी बुक में दिया है।
इस मैप पर आपको दिख रहा होगा कि इस मैप में हमें एक जगह दिख रही है, क्योंकि ये थोड़ा जूम करके दिया होता है आपकी बुक में, तो आपको इसलिए ऐसे समझ नहीं आएगा। आपको ये समझना होगा कि ये इराक वाला एरिया है और इसमें जो 2 नदियाँ दिख रही हैं, दजला और फरात हैं, और इसी के आसपास वाला एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, तो लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया था और यहीं पर फिर सभ्यता का विकास हो गया था। तो यहाँ का जो ये दक्षिणी भाग है, इसको बोला जाता है सुमेर और अक्कद, ठीक है। और यहीं पर एक शहर का भी विकास हुआ था जिसको बोला जाता है बेबीलोन। ये याद रखना है आपको, बेबीलोन। फिर 1100 ईसा पूर्व में क्या हुआ, असीरियाइयों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इस एरिया को क्या बोला जाने लगा फिर, असीरिया। और ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ की सबसे पहली ज्ञात या सबसे पहली जाने जाने वाली भाषा या लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरी, या फिर इसको बोलते हैं सुमेरियन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी लोगों ने आकर यहाँ पर बसना शुरू करा और इसी के साथ सुमेरी का स्थान किसने ले लिया, अब अक्कदी भाषा ने ले लिया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि पहले वहाँ की भाषा कौन सी थी, सुमेरियन थी या सुमेरी। फिर जब यहाँ पर अक्कदी लोग आ गए तो यहाँ की भाषा कौन सी हो गई, अक्कदी भाषा हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर उरुक, मारी और उर्क, इन शहरों का भी विकास हुआ। ये हमें देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मैप में पूछते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। उरुक पूछते हैं, उर पूछते हैं, मारिक पूछते हैं और बेबीलोन पूछते हैं। मैं आपको मैप पर दिखा देती हूँ, आपको दिख रही होंगी लोकेशंस, ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा है, उरुक किधर है, ऊपर है या नीचे है, मारी ऊपर है या नीचे है, ये एक बार सीक्वेंस ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, खनिज संसाधनों का प्रभाव था जिन्हें तुर्की, ईरान, खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यानी कि इनके पास जो भी कुछ चीज़ों की कमी होती थी वो क्या करते थे, दूसरे देशों से, तुर्की, ईरान, आसपास के दूसरे देशों से मंगा लिया करते थे। यानी कि आप समझ रहे हैं, इतने हज़ारों साल पहले भी लोगों की ऐसी डिमांड्स थी कि वो दूसरी जगह से व्यापार कर रहे हैं। फिर लेखन कला, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं हैं वो कब की हैं, लगभग 3200 ईसा पूर्व। तो ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। और यहाँ की लिपि को क्या बोला जाता है, कीलाकार लिपि। कीलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो नुकीली चीज़ से कुछ गाड़ कर लिखा करते थे मिट्टी पर, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्यूनिफॉर्म। मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ। अब ये जो क्यूनिफॉर्म है, इसमें क्यूनस का अर्थ है खूंटी या फॉर्मा, जिसका मतलब है आकार, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा और बहुत अधिक है। यानी हमें अंदाज़ा लगता है बहुत बार कि हो सकता है यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे थे। 1400 ईसा पूर्व में यहाँ पर देखिए, पहले आई सुमेरियन, फिर आई अक्कदी, अब यहाँ तीसरी एक और भाषा आ गई है, अरामाइक। अब ये कौन सी भाषा है, ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लग गई। और आज भी इराक के बहुत सारे भागों में यही बोली जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों लैंग्वेज में से आज के टाइम में इराक में कौन सी भाषा कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, तो वो है अरामाइक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास होने लग गया था और यही बस्तियाँ फिर आगे जाकर क्या बन जाती हैं, शहर बन जाती हैं, यानी सिटीज़ बन जाती हैं। और यही सिटीज़ की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट है उर नगर में। अब देखिए, उरुक अलग जगह है, उर अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग जगह है। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यहाँ गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। तो आप देखिए, ये एक इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। जबकि आप इसी का कंपैरिजन अगर हड़प्पा सभ्यता से करेंगे, जो कि इंडिया में थी, तो वहाँ पर जो है नगर नियोजन पद्धति थी और वहाँ पर जो सड़कें होती थी बहुत प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से बनी होती थी, इतना प्रॉपर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इसी से अलग अगर हम मेसोपोटामिया में देखें तो यहाँ पर कैसी थी, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी। और यहाँ का भौगोलिक विविधता कैसी थी कि पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे और उत्तरी भाग ऊंची ज़मीन पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त था। यानी अगर हम मेसोपोटामिया देखें या इराक वाला एरिया देखें तो इसमें जो ऊपर वाला एरिया, उत्तरी भाग, तो वहाँ कैसे थे, स्टेपी। स्टेपी मतलब होता है घास के मैदान, तो यहाँ पर थे घास के मैदान। पूर्व किधर होता है, इधर होता है ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या था, यहाँ पर ऊंचे नीचे मैदान थे हरे भरे। फिर दक्षिणी भाग कैसा था, अब दक्षिणी भाग कैसा था मेसोपोटामिया का, रेगिस्तानी एरिया था। और रेगिस्तानी एरिया था, इसीलिए यहाँ पर जब ये जो दजला और फरात नदियाँ मिल गई थी तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ थी। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, यानी शुरुआत हुई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो आप समझे कि चैप्टर का नाम क्यों ये दिया गया है, लेखन कला शहरी जीवन। चैप्टर का नाम हमेशा अलग दे देते हैं आपकी बुक में। विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, यानी सारे लोग अपना अपना कुछ काम करते हैं, कोई बर्तन बनाएगा, कोई खेती करेगा, ठीक है, कोई घर बनाएगा, इस तरीके से सबके अलग अलग काम होते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होता है, यानी कि एक संगठन होता है यही कि सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कुछ बर्तन बनाएंगे, कुछ वहाँ पर घर बनाएंगे, कुछ वहाँ पर ज्वेलरी बनाएंगे, ऐसे ही सब लोगों का एक संगठन वहाँ पर डेवलप हो जाता है। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, इन सारी चीज़ों को तुर्क, ईरान और खाड़ी देशों से आयात करते थे। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि मेसोपोटामिया के लोग आयात क्या करते थे और निर्यात क्या करते थे। आयात मतलब होता है इंपोर्ट, यानी कोई भी सामान दूसरे देश से मंगाना। आयात मतलब आना से आप याद रख सकते हैं कि सामान आ रहा है, और निर्यात मतलब निकल रहा है, हमारे देश से जा रहा है, या किसी भी देश से सामान जा रहा है तो क्या बोला जाएगा, निर्यात या फिर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वो क्या निर्यात करते थे, अपने कृषि उत्पाद या कपड़ों को, यानी वो जो खेती करते थे कुछ फसल वगैरह, उसको तो वो निर्यात कर देंगे। और ये सारी चीज़ें जो उनके पास नहीं थी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, इनको वो मंगा लिया करते थे। फिर मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, ये हमने देख लिया। यहाँ पर एक राजा था जिसने सबसे पहले व्यापार और लेखन की शुरुआत की थी, और माना जाता है कि उस राजा का नाम क्या था, एनमरकर। तो ये याद रखना होगा। दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास, अगेन पॉइंट रिपीटेड।
नेक्स्ट है खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर। हाँ, ये देखते हैं। खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको कि जो मंदिर मिला था वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और वहाँ के जो फेमस देवी देवता थे कौन थे? एक थे उर और एक थी इनाना। उर को माना जाता है चंद्र देवता थे और इनाना को माना जाता है प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये दोनों को आपको याद रखना होगा। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन नहीं था, तो यहाँ के लोग क्या करते थे? कूड़ा कचरा अपनी गलियों में ही डाल दिया करते थे। और जबकि मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो में जल निकासी व्यवस्था थी, यानी लोगों के घर में नालियाँ बनी हुई थी और वहीं से जो गंदा पानी होता था वो नालियों के जरिए बाहर चला जाया करता था। जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था बिल्कुल। मोहनजोदड़ो एक शहर है हड़प्पा सभ्यता का ही। फिर नेक्स्ट है उर में नगर निवासियों के लिए कब्रिस्तान थे और इन कब्रिस्तानों में देखा गया कि कुछ तो कब्रिस्तान में है लोगों की कब्रें और कुछ जो हैं जबकि साधारण घरों की ज़मीन के नीचे भी पाई गई हैं, यानी घरों के नीचे भी लोग दफना दिया करते थे। नेक्स्ट है एक उच्च या सम्राट वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी सोसाइटी में विभाजन था, वहाँ पर भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। तो कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे। जो अमीर थे उन्हीं के पास धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा केंद्रित था या उन्हीं के हाथों में ज़्यादातर धन दौलत थी। और ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर परिवार कैसे होते थे? कोई आपसे पूछे कि भाई जो न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार होते हैं तो आजकल की बात है, आजकल लोग रहने लग गए हैं अकेले अकेले, ऐसा नहीं है। मेसोपोटामिया में आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लोगों की फैमिलीज़ एकल परिवार ही हुआ करती थी या न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती थी। पति पत्नी और उनके बच्चे होते थे उसमें और पिता परिवार का मुखिया होता था। एक और शहर मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। ये राज्य फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर है और कृषि के साथ यहाँ पर पशुपालन भी होता था। तो मारी भी एक शहर है, यहाँ पर कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है। यायावर समुदाय मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो भूमि प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। खानाबदोश लोग अक्कदी, अमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन जाति से संबंध रखते थे, यानी ये यायावर लोग ही क्या कर रहे थे? आकर यहाँ पर बसने लग गए थे। यहाँ पर शहरी जीवन को महत्व दिया गया। ठीक है। मेसोपोटामिया की क्या बात दुनिया में सबसे फेमस है कि इन्होंने काल गणना यानी टाइम को देखना और गणित यानी मैथ्स में भी महारत हासिल कर लिया था। काफ़ी हद तक इनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। फिर लास्ट में देखते हैं यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है। फिर लास्ट में एक पुराकालीन पुस्तकालय और पुरातत्ववेदा कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ये कौन होते हैं? जो भी पुरानी चीज़, पुरानी सिविलाइजेशन है, पुराना शहर है, वहाँ पर खुदाई का काम या फिर क्या सामान मिल रहा है वो सारी रिसर्च करने का काम ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जिनको हिंदी में बोला जाता है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है। तो ये अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे। और क्या लिखा है कि पुस्तकालय और पुरातत्ववेदा की मदद से मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने सुरक्षित रखने की कोशिश की गई, यानी जो पुरानी लाइब्रेरीज़ होती हैं उनकी मदद से और आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से मेसोपोटामिया की बहुत सारी जो परंपराएं हैं उनको खोजने का, जानने का प्रयास किया गया है या फिर कोशिश की गई है। फिर लास्ट में यहाँ गिलगमेश, ये कौन था? उरुक नगर का एक शासक था या राजा था और दूर दूर तक इसने बहुत सारे क्षेत्रों को या एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। यानी इसने क्या कोशिश करी थी कि मेसोपोटामिया वाला जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था और काफ़ी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो फिर लास्ट में थोड़ा आगे का बता दिया है कि समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से ये रोम इस्लाम की दुनिया में और बाद में मध्ययुगीन यूरोप पहुँचा। यानी यही चीज़ें कहाँ पहुँची? पहले रोम पहुँची, फिर इस्लाम की दुनिया में और फिर मिडिएवल यूरोप में। ये आगे के चैप्टर्स की बात कह दी गई है। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ तक हैं इस चैप्टर के और आपने देख लिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या होता है, उसमें मेसो का मीनिंग क्या है, पोटामस का मीनिंग क्या है। ठीक है। और ये आज की इराक वाली जगह पर है। यहाँ पर कौन कौन से स्रोत हैं इस जगह को जानने के लिए और यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर थे, यहाँ की भाषा क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आई होप आपका चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इस चैप्टर में। और ये रिविजन आप कभी भी एनी टाइम कर सकते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप कम टाइम में भी पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी चैप्टर 3 पर। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।